सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में कोरोना नाजरीन अपना जहर उगलता ही जा रहा है। आज मजीद 25 अफराद की जान ले गया है ये कोरोना। मुल्क में जाबाहक अफराद की तादाद 847 हो गई है। मुतासरीन की तादाद भी 40,000 के करीब पहुंच गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक सिंध कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। टेस्टिंग की तादाद बढ़ने के बाद पंजाब में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहां की तादाद तो ठहर गई है, मगर सिंध में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आबादी के एतबार से अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी तकरीबन बराबर है। इसके बावजूद मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध की सूरत हाल ख़राब क्यों है? इसमें एक बड़ा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर जाली टेस्टिंग का भी लगाया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा भी ऐसे इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जबकि अगर जीडीए को देखा जाए तो वो तो बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत पर जाली टेस्टिंग का इल्ज़ाम लगाकर उसे बरतरफ करने का मुतालबा कर चुके हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास कोई सबूत मौजूद है तो वो अदालत क्यों नहीं जाते हैं? खैर, हम एक्सपर्ट से आज इस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पहले इशू की जानिब लिए चलती हूँ। दिखाइए जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। इमरान खान की सूबों से ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील पर पंजाब और केपीके ने तो लब्बैक कहा। सिंध और बलूचिस्तान की सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब में पीर से ट्रांसपोर्ट चलेगी और पेट्रोल की कीमतें कम होने का असर या फिर कह लीजिए इसका समर भी आवाम तक पहुंचेगा। किरायों में भी 20% कमी कर दी गई है, मगर केपीके में ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती एसओपीज पर एतराज़ है और किरायों में कमी पर भी रजामंद नहीं है। उम्मीद है कि ये मामला कल तक किसी तरह सेटल हो जाएगा, निमट जाएगा। मगर सिंध और बलूचिस्तान वालों का क्या होगा? यहाँ अब सवाल ये भी उठता है कि अगर सिंध में पहिया चल जाए तो किरायों में कितनी कमी की जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के रेट तो बढ़ते हैं, जैसे ही किरायों में भी इजाफा हो जाता है और अच्छा खासा इजाफा होता है। अब जब कमी होनी चाहिए, एक और अहम पहलू जिस पर बात करूंगी, क्या पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से राय लिए बगैर फैसला कर रही है या फिर सिंध हुकूमत सिर्फ वफाक की मुखालिफत में फैसले ले रही है? ये मुझे समझ नहीं आता। अगर एसओपीज पर अमल करते हुए पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोली जा सकती है तो सिंध में क्यों नहीं खोली जा सकती? वज़ीर आज़म तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि अमेरिका और यूरोप में रोज़ाना की बुनियाद पर 800 लोग मर रहे हैं, मगर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, तो फिर हमने क्यों बंद कर रखी है? एक तरफ मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है, दूसरी तरफ सूबे ट्रेन चलाने पर रजामंद नहीं है, और शेख रशीद साहब कहते हैं कि रेलवे ऑपरेशन की इजाज़त दे दी जाए। और नाज़रीन ने वो जुमला भी सुना होगा, शेख साहब अल्लाह जाने किस जुल्म में थे कि कह गए थे कि 23 करोड़ लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा ली है। बहरहाल ताख़ीर की गई तो रेलवे रश कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अब तक एडवांस बुकिंग की मद में 24 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब, बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, आपकी शुक्र। इसके साथ साथ इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद क्या फैसला करने जा रही है खासतौर पर सिंध के लिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर जावेद अकरम, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ और आपसे तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सर जो आपसे पूछने हैं। लियाकत शहवानी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ जाती हूँ सर। पहले तो पंजाब और सिंध के मामलात इस तरह के चल रहे थे, गंभीर चल रहे थे, विफाक और सिंध का मसला चल रहा था। अब तो मामलात बलूचिस्तान और सिंध के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या फैसला कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत? इजाजत दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? लियाकत साहब, आपकी जानिब में दोबारा आती हूँ, गालिबन आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। इरशाद बुखारी साहब, सर यहाँ पर क्या होने जा रहा है सिंध में? आज मैं भी एक देख रही थी एक अखबार, तो वहाँ पर उवैस शाह साहब फरमा रहे थे कि ईद के बाद गालिबन हम इजाज़त दे देंगे ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खोलने की या जुज़वी तौर पर खोलने की, लेकिन ईद से पहले गालिब इम्कान है कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होने जा रही है। और 4 निकाती एक समरी भी तैयार कर ली है। अगर ये खुल जाता है सर, तो सबसे पहले ये सवाल ले लीजिएगा कि आप लोगों की जानिब से क्या किया जाएगा, आवाम के लिए क्या खुशखबरी होगी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की तरफ से? पहली बात तो यह है कि मैं वर्ल्ड टीवी का मशहूर इस वजह से ज्यादा हूँ, इन दिनों में पब्लिक इशू है ये ट्रांसपोर्ट का, आप लोग इसको बड़े अवलियत दे रहे हैं। उसके बाद बात यह है कि ये जो खुशखबरी की बात तो
बात की है, पहले बदखबरी की बात करें कि जो हम भूखे मर रहे हैं, जनाब मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध साहब दोनों ये बात कर रहे हैं, या ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध बात कर रहे हैं कि हम ईद के बाद खोलेंगे, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ। एक शेर मुझे बड़ा अच्छा याद आ गया कि ये माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अगर ईद तक कोई जिंदा भी रहा तो तब आप कोरोना वायरस को मरने वालों को बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भूख से जो लोग मरना चाह रहे हैं या मरने के करीब है उनका आप कोई इलाज नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता शाह साहब दोनों सैयद साहबान क्या बात करना चाह रहे हैं। हमारे पास इनकी मुलाकातों में SOPs भी तय हो गए थे, बात भी तय हो गई थी। अगर पंजाब में भी वही लोग हैं, वही ट्रांसपोर्टर हैं, वही तालीम है, वही एजुकेशन है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों तो मैं कहूँ जी वो ज्यादा जो है सिविलाइज है और हम पीछे हैं। सारे लोग एक जैसे हैं। खुदारा रहम करें आप हमारे दिलों पे, हमारे आलों पे, हमारे जिस्म पे कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप तो तुझे अटकेलियां सूझी और हम बेदार बैठे हैं। नचे रहे मिन्निगते बादे भारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी और हम बेदार बैठे। ऐसा मत करें, ना करें खुदा के लिए। शाह साहब आप हमारे ऊपर एतमाद करें। आप कहते हैं जी ये चला नहीं पाएंगे। आप भी वजीर आला बनने से, वजीर ट्रांसपोर्ट बनने से पहले आपने सोचा भी नहीं था कि हम वजीर आला बनेंगे या वजीर ट्रांसपोर्ट बनेंगे। आपने भी चला ली अल्लाह की मेहरबानी से। हम एक बरसों से ये कारोबार चला रहे हैं। हमें पता है कि हम अगर नाकाम हो गए हमें जूते पड़ेंगे, दूसरे दिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। हम SOPs पे अमल दरामद करेंगे, हम मास्क पहनाएंगे अपने ड्राइवरों को। इरशाद साहब आपने कहा कि खुशखबरी से पहले बदखबरी की बात करें, तो मैंने आपसे खुशखबरी इसलिए मांगी थी कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हर इंसान तकलीफ में हो, तो कुछ अच्छे लफ्ज जो होते हैं या अच्छी खुशखबरी जो होती है ना, वो बड़ा हीलिंग का काम करती है। तो सर आपने कहा पंजाब और सिंध का आपने जब खुद से मवाजना किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पंजाब में 20% किरायों में रियायत दी गई है, आप लोगों की जानिब से कुछ किया जाएगा? ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। पंजाब में गाड़ियां डीजल पे चलती हैं। सर क्या ही बात है, जवाब भी अच्छा आ जाए। आप मेरी बात तो सुने ना, जो आपने सवाल किया उसका जवाब पूछे। तो बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बसेज, मिनी बसेज, कोचेज 2006 से कन्वर्टेड हैं CNG पे कराची में जो चल रही हैं। पंजाब में गाड़ियाँ डीजल पे चल रही हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हुई है, CNG की कीमत कम नहीं हुई है। लिहाजा यहाँ कराची में कम किराए करने का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात। दूसरा, हमारा 2011 से अभी तक किराया नहीं बढ़ा और पंजाब में 5 दफा किराया बढ़ चुका है। लेकिन ये बात तो फिर भी बैठ के तय हो सकती है कि हम कितना कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। पहले चलाएं तो सही। बीबी बेटा आप भी देखें, हम भी देखें, आपकी बड़ी काबिश है। ठीक है इरशाद साहब, यहाँ पर आपने फिर बात ही खत्म कर दी कि डीजल की कीमत कम हुई है, CNG पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर यकीनन आवाम को भी इसका कोई समर नहीं मिलने वाला। आपने ये बात क्लियर कर दी है। यहाँ पे लियाकत शहवानी साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। सर KPK के हवाले से और पंजाब के हवाले से तो सिचुएशन क्लियर हो गई है, बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है सर? जी हम अभी जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल पे और मजमूई तौर पे सूबे की सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम जायज़ा ले रहे हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बैन है उसको लिफ्ट कर दी जाती है तो उसके प्रोन और कॉन्स क्या होंगे और जो SOPs का इशू है उस पर अमल दरामद कैसे होगा और जो कोरोना का एक तशवीशनाक हद तक फैला हुआ है बलूचिस्तान में उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस सूरत-ए-हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं। और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस पर अपनी फ़ैसला करेंगे। इससे कबल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया कि लॉकडाउन करना है तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए हमने लॉकडाउन का फ़ैसला किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये फ़ैसला किया कि कुछ सेक्टर्स को रिलैक्स किया जाना चाहिए तब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए। और फिर 9 मई को जब ये फ़ैसला हुआ कि जो लॉकडाउन है उसको कन्वर्ट करना है स्मार्ट लॉकडाउन में, उस सूरत-ए-हाल में भी हमने जो हमारे ताजिर तंजीमें हैं, हमारी पब्लिक है, उनसे मुशावरत के बाद और फिर जब ताजिर तंजीमों ने लियाकत साहब मुझे ये बताएं कि जब ताजिर तंजीमों ने जब श्योरिटी गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली
सर मुझे ये बताएं जी, कि जी। एसओपी क्या हम तो ये रखें, ये उम्मीद रखें कि अगले हफ्ते तक कोई एसओपी तैयार कर लेगी बलूचिस्तान हुकूमत? जिस तरह से मार्केट्स आप लोगों ने खोल दी हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई एसओपी हो जाएगी तैयार और ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी? सर एसओपीज तैयार हैं, लेकिन एसओपीज पे अमल दरामद के लिए जो कमिटमेंट की गई ताजिर तंजीमों की जानिब से, उस पे मुकम्मल अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो भी जो है कल से बहुत ज़्यादा राब्ते में है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डाल रहे हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बैन लिफ्ट की जाए। और वो ये कमिटमेंट भी कर रहे हैं, वादे वईद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो एसओपीज़ हैं जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तय किए हैं उन पर अमल दरामद कराएंगे। लेकिन हमारा तजर्बा जो ताजिर तंजीमों के साथ रहा है अब तक का, वो ज़्यादा इत्मीनान कुन नहीं है। उसी तजर्बे की बुनियाद पे हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मालिकान हैं वो अपनी बिजनेस की खातिर अब तो ये सारे कमिटमेंट वो स्टाम्प पे लिख कर भी दे देंगे, रिटर्न शेप में भी देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद बड़ा इशू होगा। देखिए जब मार्केट हमने खोले, कम अज़ कम मार्केट का ये है कि आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मुख्तलिफ शॉप्स में जाके उसको चेक कर सकती है, मोबाइल पे आपके लियाकत साहब जिनका कारोबार इससे मुतासर है, जिससे वाबस्ता है, वो भी तो लोग बेचारे इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी तो मुतासर हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या एसओपी होगी, उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, लेकिन जावेद साहब मैं आपकी जानिब आना चाह रही हूँ सर, ये पूछने के लिए कि ये जो एसओपी बनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि 2 सीट्स पे गैप के साथ एक शख्स बैठेगा, तो क्या ये एसओपी सही है? इसको लेकर आगे चला जा सकता है? फिर कोरोना के जो खदशात हैं या इसके फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो हो सकेगा? सब मज़मून में अच्छी चीज़ें हैं तो ये करनी है और जो नहीं करनी। इसी तरह एसओपीज़ तो तमाम ही अच्छे होते हैं, लेकिन असल मसला एसओपीज़ का नहीं है। जैसे हमारे बलूचिस्तान से भाई कह रहे थे, असल मसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। जो एसओपीज़ दुकानों के लिए बनाए गए, मार्केट्स के लिए बनाए गए, जो ताजरों ने रीश्योर किया, उनकी कंसल्टेशन से बनाए गए, वो उसकी आप ब्लेटेंट वायलेशन देख रहे हैं तमाम बाज़ारों में। मेरा नहीं ख्याल कि उसका कहीं भी अमल दरामद हो रहा है किसी प्रोविंस में भी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो भी एसओपीज़ बनाए जाएं उन पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे ये ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदा भाई कह रहे थे, हमें नज़र तो बिल्कुल विल नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ने अभी तक इस बीमारी की ओनरशिप नहीं ली। अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन जो इस बीमारी का क्रिएट हो गया है, बावजूद इसके कि बोल चैनल और तमाम चैनल्स ने बहुत कोशिश की, तमाम डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, उसका कोई असर पब्लिक पे नहीं हो रहा। पब्लिक भी अभी भी यही इसको ख्वाब ही समझ रही है, या वो ये समझ रही है कोई साजिश है, या ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और वो ये लॉकडाउन जो कि हुआ ही नहीं इस मुल्क में आज तक, उसके जो भी रिलैक्सेशन हुई, वो ये समझ रही है कि लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ, बीमारी ख़त्म हो गई है, बीमारी थी नहीं या ख़त्म हो गई है। तो ये मिसपरसेप्शन है। इसलिए ये ना कसूर हुकूमत का है, ना मीडिया का है, ना ये इन तंजीमों का है। ये तो पब्लिक, जब तक हम परसेप्शन उनका करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इसकी ओनरशिप जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिक को दी उन्होंने ली नहीं, वो तो इसको वायलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ये बीमारी नहीं है, हमें दे टोटल डिनाइल। आप किसी जहाँ पे लॉकडाउन आप सो कॉल्ड है वहाँ पे कैमरा भेज दें, आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह क्लस्टरिंग हो रही है, किस तरह ट्रांसमिशन हो रही है। ये तो हम एक बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसे सीरियस इशू में चले गए हैं। जावेद साहब आप कह रहे हैं कि आज जो ट्रांसमिशन हो रही है ईद पे पता चलेगा। जी, आपने कहा कि आवाम बिल्कुल नहीं लिया और ना ले रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज ऐसे मकामात और ऐसे मौके भी आए जहाँ पर हमारे वो सियासतदान जो बार बार कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, कोरोना को रोकने की बात कर रहे हैं, उनकी भी संजीदगी फिर हमें दिखाई नहीं दी। वो हमें कल परसों और गुज़िश्ता दिनों में कई दफ़ा नजर आई है। लेकिन इरशाद साहब, मैं आपके पास सर ये सवाल लेकर आना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब ने बड़ी वैलिड बात की है और साथ से लियाकत शाहवानी साहब ने भी बड़ी वैलिड बात की है। एसओपीज़ तो बन जाते हैं, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ दिनों पहले कारोबार खोलने की बात की गई, पीर से जुमेरात तक सिंध में हमने देखा कि फिर आकर पुलिस को सील करने पड़े, उन तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद करना पड़ा। ना ताजर बिरादरी ने उस एसओपी को उस तरह से फॉलो किया, ना अवाम ने उस तरह से फॉलो किया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप अपना ये ट्रांसपोर्ट खुलवाना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, आप कैसे एतमाद दिलाएंगे कि जो एसओपीज़ आपकी जानिब से दी जा रही है उस पर अमल दरामद भी वैसे ही होगा? इरशाद साहब।
देखिए जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मेरे लिए बड़ा, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। एक मसीहा बात कर रहा था और मैं ज़ाहिर है काबिल एहतराम है, लेकिन वो इसी मुल्क के डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तजिया किया लोगों का। लेकिन फिर बात यह है कि सारे लोग तो जो है उनको SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, इजाजत मिल गई है। अगर गुनाहगार हैं सबसे ज्यादा तो ट्रांसपोर्टर्स हैं। दूसरी बात में माजरत के साथ डॉक्टर साहब से कहूँगा, डॉक्टर साहब से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े लोगों के जब पेट भरे हुए हैं, उनके घरों में खाना है, रोटी है, सब कुछ है, कारें हैं, बंगले हैं, लेकिन हमारे इमरान खान साहब, अल्लाह उनका भला करे, मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा, अल्लाह की खुशामद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गरीबों की बात की है। तो गरीब वही है ना जो रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, दिहाड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं। आखिर डॉक्टर साहब इसका भी कोई हल बताएं। एक तरफ तो आप जिंदगी बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि आप जिंदगी की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खुद जो है मुलव्वस हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हमें ये भी दुख है हमारी नर्सें, बेटियां और डॉक्टर साहबान। लेकिन दूसरी तरफ एक बनी नो इंसान की खातिर जो जिंदा है लोग, उनके लिए अगर यही दलीलें देती रहेंगी, लियाकत सवानी साहब, ही इज द मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट, ही इज नॉट पुअर मैन, वो दिहाड़ी पे काम करने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब के लिए मैं और कोई बात नहीं करूंगा, वो बहुत अजीम इंसान है, लिहाजा प्लीज हमारे ऊपर रहम करें। इरशाद साहब, आपकी तमाम बातों की मैं तायद करती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आप यकीन कैसे दिलाएंगे SOP का। आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, आती हूँ सर, आती हूँ जी सर, आती हूँ। लियाकत साहब से पहले सवाल लेने दीजिए। लियाकत साहब, मुझे ये बताइएगा, ट्रेन के हवाले से भी सर बात हो रही है, वजीर रेलवे बता रहे हैं कि 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, लेकिन सूबों को एतराज है, तो क्या बलूचिस्तान को भी एतराज है ट्रेनें चलने पर सर? देखिए, फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 फैसले किए हैं, एक ट्रेन चलाने का और एक जो फ्लाइट्स है उनके जो है सर्विसेज का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन फ़्लाइट्स की हद तक ये है कि बीच में एक सीट खाली होगा, उसमें जो है लिमिटेड मुसाफिर होते हैं, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होता है, सैनिटाइज़र, वहाँ पर SOPs का किसी हद तक अमल दरामद उस पर यकीनी हो सकती है। लेकिन ट्रेन की हद तक मुश्किल है, जो हम देखते हैं ख़ुसूसन अब ईद के आमद है और लोग जो है जौक दर जौक आएंगे, उनको कौन रोकेगा, कैसे रोका जाएगा? भले सैनिटाइज़र अवेलेबल आप कर लें, मास्क अवेलेबल करें, मास्क कौन पहनेगा? यहाँ पर मास्क पहना, देखिए किरण, कोई मुश्किल काम नहीं है। SOP की अगर हम बात करें, देखिए हमने कोयटा की मार्केट में लोगों को कहा है कि आप मास्क पहने, हमने ये नहीं कहा कि आप हेलमेट पहने, कि ये बारी भी है, महंगा भी है, उसका पहनना मुश्किल है। मास्क एक कपड़ा है सिंपल, और हमने ये भी कहा कि मास्क नहीं, आप कोई शॉल, मुफलर, कपड़ा कोई और नहीं। कोयटा में आपको पता है किरण, सर्दियों में या पाकिस्तान के सर्द इलाकों में हमारे लोग जो है 3-3 मुफलर अपने चेहरे पे ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए, और उनको उसमें उनमें उसको कोई दिक्कत मुश्किल नहीं होता, हालांकि जान का खतरा नहीं होता, सिर्फ सर्दी लगने से जुकाम होता है। सर मुझे शॉर्टली ये बताएं, अब जो है बलूचिस्तान के लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, लियाकत साहब ये बता दें कि बलूचिस्तान की सड़कों पर ईद से पहले हम ट्रेन्स, माफ कीजिएगा, गाड़ियां और पटरियों पर रेलगाड़ियां चलते हुए देख रहे हैं, नहीं देख रहे सर? देखें, गाड़ियां अगर हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को एम्बुलेंसेस भी रोडों पे नहीं दिखाना चाहते। अगर हमें ये ख़तरा हुआ कि गाड़ियों, बसेस से ज़्यादा लोग हमारे एम्बुलेंसेस में उनकी आमद और रफ्त शुरू हो जाएगी और हॉस्पिटल्स में खुदा न ख्वास्ता पेशेंट्स का ढेर लग जाएगा, तो उसको देखते हुए हम कथन ये इजाज़त नहीं दे सकते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। लेकिन चूंकि हम तजिया कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, SOPs को अमल दरामद की यकीनी बनाने और काबिल अमल होने के हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हम इंगेज हैं। पहले भी ताजिर तंजीमों के साथ हम इंगेज रहे, हमने कभी मायूस नहीं किया। हमने हमेशा डेली वेजेस वर्कर को राशन भी फराम किया, उनकी आवाज भी हम बने, उनको सॉफ्ट लोन भी फराम कर रहे हैं, कर्ज असना भी फराम कर रहे हैं। और हमने अगर मार्केट देखे, हमने मार्केट अगर लॉकडाउन की हद तक खोला है, सिर्फ हमारा गिला ताजिर बिरादरी और पब्लिक से ये है कि वह SOPs फॉलो नहीं कर रहे। अगर हमारी पब्लिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs फॉलो करते हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
कि जो जिम्मेदारान हैं, नुमाइंदगान हैं, वो इस बात को मेक श्योर करते हैं, काबिल अमल होने का यकीन दिलाते हैं, फिर हम सोच सकते हैं। लियाकत साहब, आप सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जो मैं आपको मिसाल देने वाली हूँ वो मुझे फेडरल के किसी नुमाइंदे से पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे आप ये बता दें, पिछले दिनों हमने वो वीडियोस भी देखी थी, हवाई जहाज में ही लोग चिल्ला रहे थे इस बात पर कि हमसे किराए 3-3 लोगों के लिए गए कि आपको 2-2 सीट्स मिलेंगी, लेकिन एक सीट के साथ एक सीट पे एक पैसेंजर बैठा हुआ था। तो आप मुझे बताएं, जो आप लोग SOP बना रहे हैं और फिर उस पर कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अमल दरामद ना होने पर कुछ ऐसा रखा गया है कि फिर सख्ती से SOP पर अमल किया जाए, या फिर डायरेक्ट ही SOP पर अमल नहीं हो रहा तो कारोबार बंद कर दिया जाए, SOP पे अमल नहीं हो रहा तो गाड़ियां बंद कर दी जाएं? कोई सजाएं रखी हैं? जैसे मस्जिद इमाम को हमने देखा था आगाज में ये हुआ है सर कि उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 9 मई से आज तक इस एक हफ्ते में 528 अफराद सिर्फ कोयटा में अरेस्ट हुए हैं SOP की वायलेशन पे। 70 के करीब शॉप्स हमने सील किए हैं। 188, 144 के वायलेशन पे गिरफ्तारियां हुई हैं। 132 लोग चालान हुए हैं। उससे कबल जो है 4000 से ज़ायद गाड़ियां SOP के वायलेशन पे जो है वो हम चालान भी कर चुके हैं और सील भी कर चुके हैं काफ़ी शॉप्स। और दूसरा हमने ये रखा है कि अगर कोई शॉप जिसमें 4 या 4 से ज़ायद कस्टमर इकट्ठे पाए गए तो उस शॉप को जो है न सिर्फ सील किया जाएगा बल्कि उसमें जो सामान पड़ी हुई है टेम्परेरी बुनियादों पे वो कॉन्फिस्केट भी किया जाएगा। हम इस पे अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। देखें, अवाम को अगर कोरोना के साथ साथ अपनी जिंदगी रवा दवा रखना है तो SOP पर अमल दरामद करना होगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जावेद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सर, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने फिर वैक्सीन के बारे में बताया है और गालिबन कुछ दिन और कुछ हफ्ते उन्होंने दिए हैं, 4 हफ्ते या 7 हफ्ते या 8 हफ्ते कोरोना वैक्सीन जिसमें तैयार कर ली जाएगी। तो सर, वाकईतन ऐसी कोई वैक्सीन यहाँ पर तैयार हो रही है और हर दूसरे तीसरे दिन हम इस तरह की कोई खबर सुन लेते हैं कि वैक्सीन की तैयारी हो रही है? आपके पास कुछ इत्तलात, कुछ खबर है जावेद साहब इस हवाले से? देखें, बहुत सारी जगह पे वैक्सीन तैयार हो चुकी है। चाइना की 2 जो कंपनीज और एक यूनिवर्सिटी फेल हो चुकी है क्योंकि वो मौसर नहीं थी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड ने तैयार कर ली और हमारी उनसे बिल्कुल कोलैबोरेशन है और इंशाल्लाह उसके ट्रायल्स यहाँ होंगे। इसी तरह एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका में कर ली। लेकिन जो जफ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा वो एक फ़र्क चीज़ थी। वैक्सीन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द भी आ गई और हम बहुत ही लकी हुए। तो 2021 की मार्च अप्रैल में शायद हम पब्लिक को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये एनिमल्स में जाएगी, फिर ह्यूमंस में आएगी, फेज़ 1 to 5 ट्रायल्स, और फिर ये कमर्शलाइज होगी। तो वो अभी वो तो इसलिए जो अभी जो इन्होंने जो बात की थी जफ़र मिर्ज़ा साहब ने, ये रेमडेसिविर एक दवाई है जिसको हम एबोला में इस्तेमाल करते थे। ये इंट्रावीनस एक एंटीवायरल दवाई है जिसको हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं एबोला में। उन्होंने इसकी इफादियत कहा था कि इसमें कोविड-19 में, और वो गिलियड एक कंपनी है अमेरिका की, उसने एक पाकिस्तानी कंपनी से इश्तराक किया है कि वो इधर बनाएंगी। जैसे पहले एक्सपेरिमेंटल दवाई है, मलेरिया की दवा दी जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उसको गेम चेंजर दवा है। तो आई थिंक ये उसी तरह की कोई दवा है जिसके बारे में डॉक्टर जफर मिर्जा साहब बात करें। बहुत शुक्रिया, आप तीनों साहिबान साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। चंद माह की खामोशी के बाद सियासत में नैब ने फिर हलचल मचा दी है। शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब का नया रेफरेंस दायर करने की तैयारी हो रही है, जिसे नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा, जहां चेयरमैन नैब इसे एहतिसाब अदालत में दायर करने की मंजूरी देंगे। नैब ने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को रेफरेंस में मरकजी मुल्जिमान नामजद किया है, जबकि दीगर 16 मुल्जिमान में सलमान शहबाज हैं। शरीफ खानदान के दीगर अराकीन शामिल हैं। रेफरेंस में नैब के पास प्रोसिक्यूशन के 100 गवाहान और शरीफ खानदान के खिलाफ 4 वादा माफ गवाह शामिल हैं। इस सिलसिले में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सवालनामा इरसाल किया गया था और इसके बारे में इत्तलात ये आई है कि 80% सवालात के जवाब दे नहीं सके हैं। अब नैब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दौलत कमाई है और आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तफ्तीश के लिए 2 जून को तलब कर रखा है। मियाँ साहब तो है नहीं, खैर।
नैब लाहौर ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी वालदा शमीम बेगम के खिलाफ रायबंड में उनके रिहाइशगाह समेत सैकड़ों एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर हासिल करने के हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। शरीफ खानदान ने जाती उम्रा की रिहाइशगाह से मुत्तसिल हजारों केनाल जमीन हासिल किया और 2014 में उसे रिहायशी इलाका करार दिया। इस सिलसिले में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक सरबराह वाहिद चीमा साहब, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जबकि लाहौर के साबिक DCO नूरुल अमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया। धीमे लहजे वाले मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जनाब शिबली फराज साहब भी आज शोला बयान अंदाज में नजर आए। इसका मतलब है कि हुकूमती पॉलिसी में एक बार फिर वो शिद्दत आ गई है या वो शिद्दत फिर आने वाली है जो इस हुकूमत का खासा समझा जाता है, जिसका नज़ारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ वापस जाना चाहते हैं, मगर ऐसा होने नहीं वाला। करप्शन के वायरस का तरियाक इमरान खान है। मुआविन एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जिन फरिश्तों को करोड़ों रुपए का दूध बेचते थे वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। तमाम शवाहिद नैब रेफरेंस का हिस्सा बनेंगे। शहजाद अकबर साहब ने यह भी वाज़ेह किया है कि नैब कानून में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। हुकूमत का ऑपोजिशन से जारहाना रवैया क्या नैब कानून में तब्दीली पर साथ न देने की वजह से तो नहीं है? एक बात और फिर नाज़रीन यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तहकीकात नैब कर रहा है, ऑपोजिशन के लिए हो रही है, उनके खिलाफ ये हो रही है तहकीकात। हुकूमती वज़रा इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? खैर, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन करना था, गालिबन अब तक वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं। कोशिश करते हैं हम ज्वाइन करें और फिर उसके बाद इस पर बात करें तफसीली तौर पर कि हुकूमत के मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है। फिर एक लिस्ट के बारे में भी उस्मा बुखारी साहिबा ने बात की है कि वज़ीर आज़म साहब की फरमाइश पर ये लिस्ट तैयार हो रही है, तो उस्मा बुखारी साहिबा के सवाल का जवाब भी हमने मुस्लिम लीग नून के लोगों से लेना है कि आखिर अगर वज़ीर आज़म साहब की फरमाइश पर कोई लिस्ट तैयार हो रही है तो फिर ये वज़ीर हवाबाजी साहब का नाम वहाँ पर क्यों है? क्या ये भी वज़ीर आज़म साहब की फरमाइश पर है? बहरहाल उस पर जाने से पहले जब तक हमारे जो मेहमान हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, वो हम तक पहुँचें उस वक्त तक मैं दूसरी स्टोरी पर आपको लेकर चलती हूँ कराची के हवाले से, जहाँ नाज़रीन एक माह के दौरान रॉ के 6 मुबैना एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले मुल्क दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पुलिस और FIA ने मिलकर एक माह में 2 पुलिस अफसरान समेत एक 17 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम पकड़ा है जो मुबैना तौर पर रॉ के लिए काम करता है। आज भी जिस ASI मुसव्विर नकवी गालिबन इसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है, वो कराची एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस यूनिट में ड्यूटी पर तैनात था। इसी तरह 9 मई, ज़रा तारीख देखते जाइएगा, इसी तरह 9 मई को पकड़ा जाने वाला सरकारी अफसर असलहे की तरसील में मुलव्विस था। अगर FIA के ये दावे दुरुस्त हैं तो हमारे लिए तो नाज़रीन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कराची जैसे अहम तरीन शहर में सैकड़ों ऑपरेशंस के बावजूद रॉ के ये एजेंट जिन्होंने अपने वतन को दुश्मन के हाथों बेच दिया, खुलेआम कैसे फिर रहे हैं? कैसे ये गद्दार पुलिस के आला ओहदे तक पहुंच गए हैं? कैसे ये ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं? इनके पीछे कौन है? उन्होंने अब तक क्या क्या खुफिया मालूमात वतन अजीज़ के खिलाफ दुश्मन तक पहुंचाई है, जो हमारे वतन अजीज़ के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, मेरी मिट्टी के लिए खतरा बन सकती है? इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं बोल न्यूज़ कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं शुएब बरनी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ शुएब। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है, रॉ के जो एजेंट पकड़े जा रहे हैं, तमाम दहशतगर्दों का आपस में कोई लिंक मिला है? FIA अब तक कुछ बता पाई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, क्योंकि आज जो FIA ने जो कार्रवाई जाहिर की है, FIA का जो काउंटर टेररिज्म विंग है, उसने एक ऐसा पुलिस का ASI पकड़ा है जो 1991 से पुलिस में नौकरी कर रहा है और उसके साथ साथ ये पुलिस की नौकरी के साथ साथ कराची एयरपोर्ट पे एक ऐसी जगह पे तैनात था जो अहम और इंतहाई अहम जगह समझी जाती है, सर्विलेंस यूनिट। ये स्पेशल ब्रांच का पुलिस वाला है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस वाले अमूमन वर्दी नहीं पहनते, सादा लिबास होते हैं और इंटेलिजेंस का काम करते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं किरण साहिबा कि जो पुलिस वाले इस तरह की इंटेलिजेंस का काम करते हो, वो खुद किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस के साथ मिल गए और वो भी हमारा दुश्मन मुल्क यानी कि भारत के रॉ के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक अलार्मिंग बात है। अब FIA ने इसको पकड़ा, वाज़ेह रहे कि ये तो 16 तारीख को आज एक कार्रवाई हुई थी, इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने की थी 9 मई को, जिसके दौरान भी एक रॉ का स्लीपर सेल का बंदा पकड़ा गया था जो कि ग्रेड 17 का हुकूमत का मुलाजिम है, आसिफ सिद्दीकी उसका नाम है। वो भी गिरफ्तार होता है, कराची से ही गिरफ्तार होता है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि जनाबे वाला ये भी रॉ के स्लीपर सेल चला रहा है।
इससे पहले 30 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, उसमें भी यही कार्रवाई हुई कि वो भी कराची पुलिस का एक ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान है, उसका नाम था शहजाद परवेज़ और वो कराची के शाह फैसल कॉलोनी थाने, शाह फैसल थाने में पोस्टेड था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर सरकारी अफसरान वो ख़ुद ये डाटा लीक करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर वो उसमें स्लीपर सेल्स में मदद करेंगे, तो फिर तो हमारे दुश्मन को बाहर से दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने पुलिस वाले, हमारे अपने सरकारी इदारों के एहलकार, इसके साथ साथ एक कराची की जो जामिया है उसमें भी ये काम हुआ कि वहाँ पे भी जब छापा मारा गया तो वहाँ से भी असलहा और ये जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स और जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो पकड़ी गई। इस वक्त लॉकडाउन है, सख्त निगरानी है, कड़ी है निगरानी चल रही है, उसके बावजूद आप देखें कि अगर कराची एयरपोर्ट पे एक ऐसा बंदा इतने अरसे से सर्व कर रहा था, बताया ये जाता है कि ये 2008 में जो है ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी आज जाहिर की गई है। अब आप मुझे इससे बताएं कि अगर मतलब एक ऐसा आदमी जो कि खुद पुलिस के स्पेशल ब्रांच में, और स्पेशल ब्रांच का वो डाटा होता है जो चाहे गैर मुल्की हो, चाहे हम पाकिस्तानी हो, फॉरेनर्स का डाटा हो, कोई भी डाटा हो, ये वो तमाम डाटा मेंटेन करते हैं। अब ऐसे लोगों के पास से रॉ के स्लीपर जो ट्रेनिंग के सेल्स लिए का भी पता जा चल रहा रहा है। अच्छा, मजे की बात एक और भी आती है, आप इन्हें पकड़ लेते हैं, इन्हें अदालतों में आप पेश करते हैं, फिर ये लोग अदालतों से रिहा हो जाते हैं, ये रिहा हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी वहाँ पे आप इनको रॉ का एजेंट नहीं साबित कर पाते। गुज़िश्ता दिनों एक अदालत ने जो फैसला दिया था उसमें तो जो मुल्जिम पकड़ा गया था ठट्टा से, उसको CTD सिविल लाइंस की टीम ने मुझे बताएं, जब तहकीकात की है FIA ने, तो किसी किस्म की खुफिया मालूमात पाकिस्तान से भारत भेजी है इन्होंने? ज़मीर फरोशों ये तो खुद भारत जा चुका है, ट्रेनिंग लेके आया है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस तरह इसका नेटवर्क होगा। ये ईमेल्स के थ्रू उनसे कांटेक्ट में था, और ये लोगों को जो सियासी जमात यानी FIA ये कहती है कि जो MQM लंदन का जो नेटवर्क है उसके लोग जो कराची से रुपोश होते थे, लंदन जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे नेटवर्क के लिए, ये उनको मालूमात देता था, उनकी पूरी ये मदद फराम करता था और ये उनकी मावनत करता था। जब ये शख्स मावनत करेगा, लोग टेररिस्ट अगर बाहर निकल जाएंगे और एयरपोर्ट का ही बंदा ऐसा होगा जिसके जरिए नेटवर्क चल रहा होगा, तो इससे अंदाजा लगाएं। अब ये आपको मैं बताऊं, 16 तारीख को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को एक कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, उससे पहले 2 कार्रवाइयां हुई जिस पे JIT बनी। ये तमाम उसी कार्रवाई का हिस्सा है, कड़ी से कड़ी आगे बढ़ रही है। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुल्की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, तो मुझे कुछ याद पड़ा, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद हमारे मेयर साहब के PA वगैरह को भी कुछ इसी तरह के इल्जामात लगाकर उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई थी। उसकी कोई कनेक्टिविटी मिलती है यहाँ पर, नहीं मिलती? मैं इस पर आपसे बात करूंगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। रॉ एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उन ज़मीर फरोशों की बात कर रहे हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं चंद पैसों की खातिर, रुपयों की खातिर, इस वतन अजीज़ की खुफिया मालूमात पहुँचाने के लिए दुश्मन मुल्क को। मैं आपसे शुएब ये जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी, अभी मैं कुछ डाटा भी देख रही हूँ, इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें कराची पुलिस ने इसी तरह के इल्ज़ामात में पकड़ा, CTD ने भी कार्रवाइयाँ की, FIA ने भी कार्रवाइयाँ की, मगर जब अदालत में पेश किया जाता है तो वो तो बरी हो जाते हैं। क्या प्रोसिक्यूशन की सुस्ती यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? होता क्या है ये? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने खुद कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं जिसमें CTD के अफसरान बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हमने रॉ का बहुत बड़ा एजेंट पकड़ लिया है और ये जो है स्लीपर सेल चलाता था, और गिरफ्तारी या तो सिंध से जाहिर की जाती है, कराची से या ठट्टा से, कहीं से भी तो बताया जाता है। लेकिन जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो उनको दूसरे मुकदमात में पेश करते हैं, यानी उनसे असलहा बरामद करने का मुकदमा होता है और फिर वो बरी हो जाते हैं। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसा केस कवर किया था जब CTD सिविल लाइन के SSP नवीद ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हमने रॉ का एजेंट पकड़ लिया है। अदालत ने जब केस चला, जब अदालत में गए, चालान में जान नहीं होती, इस वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं मुल्जिमान और वो बरी हो जाते हैं। और बल्कि उस केस में तो ये हुआ था कि अदालत ने उनको किराया भी दिया था कि इनको ठट्टा जाने के पैसे दिए जाएँ ताकि ये जाएँ, आप किन बेगुनाहों को पकड़ के ले आए हैं। अब ये जो आज भी दावा सामने आया है, कहते ये हैं कि हमने रॉ के स्लीपर सेल्स के हेड्स को पकड़ लिया है, उनके इंकशाफात पे हम ये काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये जो एक चेन चली आ रही है, आज 16 मई को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 20 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 25 मार्च को कार्रवाई हुई। इसका मतलब वफाकी हसास इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं।
FIA इस पे काम कर रही है, जो हमारी सुरागरस एजेंसीज हैं वो मुसलसल अपनी कोशिशें कर रही हैं, वो लोगों को पकड़ती हैं, सब कुछ है। तो फिर ये नेग्लिजेंस किस तरफ से आता है? अगर हम देख रहे हैं कि पुलिस से भी लोग निकल रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी का एक केस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 20 अप्रैल का, तो क्या ये पुष्टपनाही या इनको बचाने की कोशिश अगर पुलिस की तरफ से है तो क्या पेटी भाइयों की तरफ से कोशिश की जा रही होती है? अगर कहीं हमें सर्वेलेंस यूनिट का कोई बंदा मिल गया तो वहाँ से कोशिश की जा रही होती है, ये नेग्लिजेंस होती कहाँ से? बिल्कुल, देखिए नेग्लिजेंस जो है, जैसे 20 अप्रैल की आपने बात करी, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में उनका ये कहना है कि वो डिपार्टमेंट था और उसमें उन्होंने अपना असला वगैरह भी रखा हुआ था और वहाँ पे छापा मारा और वो हमने बरामद किया। उसकी तस्वीर भी आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकती हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो JIT बनाई गई, जो मुकदमा दर्ज किया गया, उस तमाम की कॉपीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तमाम चीज़ों में यही है, लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं। दुश्मन ममालिक से जो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है उसको नाकाम बनाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन ये मुल्ज़िमान, असल सवाल ये है कि इनको फिर कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता, ये सज़ा के हक़ तक क्यों नहीं पहुँचते, ये बच कैसे जाते हैं? और इनका नेटवर्क दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैलता जा रहा है। कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ में बहुत बताया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि वहाँ इनके बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल्स कायम हैं, जो पुराने कराची के आबादी वाले इलाके हैं। अभी भी देखेंगे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें बताया जाता है कि ये MQM लंदन से राब्ते में थे और उनके लोगों के साथ फैसिलिटेशन थे। बल्कि FIA का तो ये भी दावा है कि ये टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस हैं। उनका ये भी कहना है कि जब इनसे JIT होगी तो मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, मज़ीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। उनका ये भी कहना है कि ये डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस और जो दीगर चीज़ें हैं, इसमें भी यही नेटवर्क इन्वॉल्व है और यही गिरोह कामयाब का काम करता है। अब देखें, ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, FIA भी कर रही है, काउंटर टेररिस्ट विंग भी कर रहा है, हसास इदारे भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा कंसर्न जो है ना, जो मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर सोच रही हूँ वो ये, जिसके बारे में आपने बताया, पुलिस के आला ओहदे पर फाइज रहा, जी 2008 में एक ट्रेनिंग के लिए भी चला गया। ये गद्दार वतन कैसे आला ओहदों तक कैसे पहुंच जाते हैं? अब आप देखें, एक स्पेशल ब्रांच का पुलिस एहलकार किसी भी गवर्नमेंट अफसर को बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये उसी डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, स्पेशल ब्रांच। इनफैक्ट आप हजूरा के लिए जाएं तो आपको NOC चाहिए होता है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अभी आप कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और वो पुलिस ही देती है। तो उसी का बंदा 2008 में भारत कैसे चला गया, इंडिया कैसे चला गया, वहां जाके उसने किस तरह से ट्रेनिंग ले ली, अगर वो 1991 से सिंध पुलिस में भर्ती है। और मजे की बात ये देखें कि ये जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, तो ये कोई अकेले तो नहीं होते होंगे, इनके फैसिलिटेटर्स होते होंगे, इनकी पूरी टीम है जो इनको चलाती है। एक अकेला आदमी तो स्लीपर सेल नहीं चला सकता। अब इसके पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना, उनको पूरे को ख़त्म करना, ये भी एक मुश्किल काम है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं इस जानिब काम कर रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि जो महमूद सिद्दीकी का जो नेटवर्क है उसके लिए ये सब काम करते थे। वहीं के पहले एक बंदा पकड़ा गया, उसी से ये चेन को फॉलो कर रहे हैं। सियासी जमात से कोई लिंक मिल रहा है किसी का? जी, FIA तो यही कहती है कि ये MQM लंदन जो है उनसे इनका लिंक है, लेकिन अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, क्योंकि FIA का ये दावा है, काउंटर टेररिस्ट विंग जो इस पर काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने आपके सामने 6 रेफरेंस स्टोरीज रखी, जो कि पिछले, पहली स्टोरी 25 मार्च, उसके बाद 20 अप्रैल, उसके बाद ये तो मुख्तलिफ 6 कार्रवाइयाँ हैं और अभी भी ये नेटवर्क जो है काम कर रहा है। यानी जो हमारे इनसे तफ्तीशकार इदारे हैं, हम जब उनके बाद बैठ के बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये अभी भी शहर में एक्टिव हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन FIA काम कर रही है इस पर, इनको रोकने के लिए, इन गद्दार वतन को रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये याद रखिएगा, वो तमाम, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जो इस तरह के लोगों की पुष्टपनाही कर रहे होते हैं, वो भी अपने आप को गद्दार वतन की लिस्ट में ही काउंट करें। अगर यहाँ आपका हिसाब किताब नहीं होगा तो ऊपर जाके तो ज़रूर आपका हिसाब किताब होगा, क्योंकि आप गद्दार वतन हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।